महाभारत में आज आपको भक्तगणों मंत्री की जांच कालक वृक्ष मुनि का उपाख्यान के बारे में बताऊंगा, कथा कहूंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। भीष्म जी कहते हैं, ऊपर जो बतलाई गई है वह राजनीति की पहली वृत्ति है। अब दूसरी सुनो। जो भी मनुष्य राजा की आर्थिक उन्नति करे उसकी राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए। यदि मंत्री खजाने से धन की चोरी करता हो और कोई सेवक या तटस्थ मनुष्य इस बात की सूचना देने आवे तो उसकी बात एकांत में सुननी चाहिए और मंत्री से उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन हड़पने वाले मंत्री अक्सर ऐसे लोगों को मार डालते हैं। खजाना लूटने वाले लोग एक मत होकर उसके रक्षक को कष्ट देते हैं। यदि राजा की ओर से उसकी रक्षा का प्रबंध नहीं हुआ तो वह बेचारा बेमौत मारा जाता है। इस विषय में कालक वृक्ष मुनि और कौशल राज के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का लोग उदाहरण दिया करते हैं। सुना है कि एक बार कौशल देश के राजा सेमदर्शी के यहाँ एक कालक वृक्ष नाम के मुनि पधारे। वे बंद पिंजड़े में एक कौवा लिए राज्य का समाचार जानने के लिए उस राजा के राज्य में कई बार चक्कर लगा चुके थे। घूमते समय वे लोगों से कहते थे, सज्जनों, तुम लोग भी कौवे की विद्या सीखो, मैंने सीखी है। इसीलिए कौवे मुझे भूत और भविष्य की बातें बता दिया करते हैं। इस प्रकार घोषणा करते हुए बहुत लोगों के साथ राज्य में घूमते फिरे। उस समय उन्होंने राजकार्य में नियत किए हुए कर्मचारियों की बहुत सी अनुचित कार्रवाइयां देखी। राष्ट्र के सभी व्यवसायों पर उन्होंने दृष्टि डाली और उसकी असलियत का पता लगाया। जो राजा के धन का अपहरण करते थे उनको भी जान लिया। इसके बाद वे कौवे को साथ लेकर राजा से मिलने आए और बोले, मैं इस राज्य की सारी बातें जानता हूं। सबसे पहले वे राजमंत्री से जाकर बोले, मेरा कौवा कहता है तुमने अमुक स्थान पर अमुक काम किया है, राजा के खजाने से चोरी भी की है। इस बात को अमुक अमुक व्यक्ति जानते हैं, इसलिए शीघ्र ही राजा के पास चलकर अपराध स्वीकार करो। इसी तरह उन्होंने और कई आदमी से कहा। उन लोगों ने भी खजाने से चोरी की थी। वे सबसे कहते हैं, मेरे कौवे की कोई भी बात आज तक झूठी नहीं सुनी गई, तुम लोग अवश्य अपराधी हो। इस प्रकार जब मुनि ने राज कर्मचारियों का तिरस्कार किया तो सबने मिलकर मुनि के सो जाने पर रात में उनके कौवे को मरवा डाला। सवेरा उठने पर जब उन्होंने देखा कि मेरा कौवा पिंजड़े में बाण से बीत कर मरा पड़ा है तो राजा सेमदर्शी के पास जाकर कहा, राजन, आप प्रजा के प्राण और धन के स्वामी हैं। मैं आपसे अभय की याचना करता हूं। यदि आज्ञा हो तो मैं आपके हित की बात बताऊं। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं अपना हित चाहता हूं और आप मेरे हित की ही बात कहने वाले हैं। ऐसी दशा में क्षमा क्यों नहीं करूंगा। मैं प्रतीक्षा करता हूं कि आपके कहे अनुसार कार्य करूंगा। आप जो कुछ कहना चाहते हैं बेखट से कहें। मुनि ने कहा, महाराज, आपके कर्मचारियों से कौन अपराधी है और कौन निरपराध, इस बात का पता लगा कर तथा आप पर शेखों की ओर से भय आने वाला है।
यह जानकर प्रेमपूर्वक राज्य का सारा समाचार बताने के लिए आपके पास आया हूं। नित्यज्ञ पुरुषों का कहना है कि जिसका राजा के साथ उठना बैठना होता है उसका विषैले सांपों के साथ सहवास समझना चाहिए, क्योंकि राजा के यहाँ बहुत सारे मित्र हैं, वहां बहुत से दुश्मन भी होते हैं। राजा के पार्श्ववर्तियों को उन सब से भय होता है, स्वयं राजा से भी उन्हें क्षण क्षण में खतरा रहता है। जो अपना भला चाहता है उससे राजा के पास कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे जलती हुई आग के पास मनुष्य सचेत होकर जाता है, उसी तरह शिक्षित पुरुषों को राजा के पास सावधानी के साथ रहना चाहिए। राजा प्राण और धन दोनों का स्वामी है। जब वह क्रोध करता है तो बिस्तर सांप के समान भयंकर हो जाता है। अतः सेवकों को अपनी जान हथेली पर लेकर बड़े यत्न से राजा की सेवा करनी चाहिए। मुंह से कोई बुरी बात न निकल जाए। खड़ा रहते, उठते, बैठते, चलते और इशारा करते समय कोई बेअदबी न हो जाए तथा शरीर से कोई कुचेष्टा न प्रकट हो जाए। इन सब बातों के लिए सदा सतर्क रहना चाहिए। राजा को यदि प्रश्न कर लिया जाए तो वह देवता की भांति संपूर्ण मनोरथ सिद्ध कर देता है, और यदि कुपित हो गया तो आग की भांति जड़ मूल सहित भस्म कर डालता है। मेरे जैसा मंत्री आपत्ति काल में बुद्धि द्वारा सहायता देता है। राजन, आपको पता नहीं, मेरा वह कौआ आपके ही कार्य में मारा गया है, किंतु इसके लिए मैं आपको और आपके प्रेमियों को दोष नहीं दे सकता। आप खुद अपने हित और अहित को पहचानिए। स्वयं राज के कार्य को देखिए। दूसरों की देखभाल पर विश्वास न कीजिए। जो लोग आपके ही घर में रहकर आपका खजाना लूटते हैं वे प्रजा की भलाई चाहने वाले नहीं हैं। उन्हीं लोगों ने मेरे साथ बैर बांध लिया है। जो आपका विनाश करके इस राज्य को हड़प लेना चाहता है वह इसके लिए अंतपुर में आने जाने वाले नौकरों से मिलकर कोई षड्यंत्र करने की फिक्र में है। ऐसा ही करने से उसका काम बनेगा, अन्यथा नहीं। अथवा आप सावधान हो जाना चाहिए। मैं कोई काम न लेकर यहां नहीं आया था, तो भी षड्यंत्रकारियों ने कपट करने की इच्छा से मेरे कौवे को मारकर यमलोक पहुंचा दिया। यह बात मुझे अपने तपोबल से मालूम हुई है। जैसे हिमालय की कंदराएं में ठूठ, पत्थर और कांटे होते हैं, उसके भीतर सिंह और व्याघ्रों का निवास होता है, और इन्हीं सब कारणों से उसमें प्रवेश करना तथा रहना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार दुष्ट अधिकारियों के कारण इस राज्य में भी किसी का रहना मुश्किल है। इस स्थान पर रहने में भलाई नहीं है। यहाँ अच्छे और बुरे की एक सी गति है। पापी और पुण्यतमा, अपराधी और निपराध दोनों के ही मारे जाने का अंदेशा है। न्यायतः जो पापी को दंड मिलना चाहिए और पुण्यतमा का कुछ भी नहीं बिगाड़ना चाहिए, मगर इस राज्य में ऐसा नहीं होता। अथवा यहाँ रहना ठीक नहीं है। समझदार मनुष्य को तो जल्दी ही यहाँ से खिसक जाना चाहिए। सीता नाम की एक नदी है जिसमें नाव भी डूब जाती है। ऐसे ही आपके यहाँ की राजनीतिक भी है। इसमें मेरे जैसे सहायकों के भी डूबने की आशंका है। मैं तो इससे सबको नष्ट करने वाला एक प्रकार की फांसी ही समझता हूं। राजन, आपने ही जिन्हें मंत्री बनाया, आपने ही जिनका पालन किया,
वे आपसे ही मिलकर आपके हित का नाश करना चाहते हैं। मैं राजा के साथ रहने वाले अधिकारियों का शील स्वभाव जानना चाहता था, इसलिए बहुत डरता हुआ सावधानी के साथ रहा हूं। ठीक उसी तरह जैसे कोई सांप वाले मकान में रहता है। इस देश के राजा जितेंद्रिय हैं या नहीं, इनके अंदर रहने वाले सेवक इनके बस में तो हैं, इनका राजा पर प्रेम तो है, अथवा राजा अपने प्रजा से प्रेम करते हैं ना। यही सब बातें जानने की इच्छा से मैं यहाँ आया था। जैसे भूखे को भोजन अच्छा लगता है, उसी प्रकार आपको देखकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु आपके मंत्र अच्छे नहीं जान पड़ते। मैं आपकी भलाई करने वाला हूं। यही इन लोगों ने मुझसे सबसे बड़ा दोष पाया है। यदि मैं इन लोगों से द्रोह नहीं करता तो भी मुझे द्रोही समझकर ये मुझ पर दोष दृष्टि रखने लगे हैं। जिसकी पीठ तोड़ दी गई हो, उस सांप के समान दुष्ट हृदय वाले शत्रु से सदा डरते रहना चाहिए। इसीलिए अब मैं यहां रहना नहीं चाहता। राजा ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे महल में रहिए। मैं आपको बड़ी हिफाजत और सत्कार से रखूंगा। जो आपको नहीं रहने देना चाहेंगे वे खुद ही नहीं रहने पाएंगे। इसके बाद उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसको आप ही सोचिए। भगवान, जिस तरह राजदंड को मैं अच्छी तरह धारण कर सकूं और मेरे द्वारा अच्छे ही कार्य होते रहे, वह सब सोचकर आप मुझे कल्याण के मार्ग पर लगाइए। मुनि ने कहा, राजन, पहले तो कौवे को मारने का जो अपराध है, इसको प्रकट किए बिना ही एक एक मंत्री को उसका अधिकार छीनकर दुर्बल कर डालिए। इसके बाद अपराध के कारण का पूरा पता लगाकर कर्मशः एक एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दीजिए। एक एक करके मारने को इसीलिए कहता हूं कि बहुत से लोगों पर जब एक ही तरह का दोष लगाया जाता है तो वे सब मिलकर एक हो जाते हैं, अथवा उस दशा में वे बड़े बड़े काटकों को भी मसल डालते हैं। अथवा यह गुप्त विचार कहीं दूसरों पर प्रकट न हो जाए, इसी भय से ये बातें बता रहा हूं। राजन, अब मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मेरा आपके साथ पुराना संबंध है। मैं आपके पिता का आदरणीय मित्र हूं। मेरा नाम है कालक वृक्ष मुनि। जब आपके राज्य में संकट आया और आपके पिता का स्वर्गवास हो गया, उस समय सब कामनाओं का त्याग करके मैं तपस्या करने चला गया। आपके ऊपर विशेष स्नेह होने के कारण ही मैं पुनः यहाँ आया हूँ और आपको ये बातें बता रहा हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि आप फिर किसी के चक्कर में न पड़ें। आपने सुख और दुख दोनों ही देखे हैं। यह राज्य आपको देवेच्छा से प्राप्त हुआ है, तो भी आप इससे मंत्रियों पर छोड़कर क्यों भूल कर रहे हैं। तदनंतर विप्रवर, कालक वृक्ष के पुनः आ जाने से राज परिवार में मंगल पाठ होने लगा। पुरोहितों के वंश में भी हर्ष मनाया जाने लगा। कालक वृक्ष मुनि ने अपनी बुद्धि के बल से कौशल नरेश को पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई उत्तम यज्ञ किए। कौशल राज ने भी पुरोहित के हितकारी वचन सुने और उनकी आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया। इससे उन्होंने समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर लिया।